जी मित्रों, आप सबको हमारी तरफ से जय हिंद, जय जगत। और प्रथमतः मैं फोर्थ पिलर के संपादक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबसे रूबरू होने का अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय रखा गया है वो है कि कोरोना काल के बाद का जीवन, मानव जीवन कैसा होगा। इन प्रश्नों पर चर्चा करने के पूर्व मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि अगर हम केवल कोरोना के बाद के मानव जीवन पर बात करेंगे तो शायद हम सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। कोरोना के काल में भी हम गुजर रहे हैं और कोरोना से पहले का भी जीवन दुनिया में रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि हम सब लोग जब कोरोना के पहले के काल पर विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक शब्द को लेकर काफी आकर्षण था। यह आकर्षण आज भी कायम है, वो है शब्द विकास। अब ये जो कोरोना का आगमन हुआ तो हम देखते हैं कि कोरोना का कहां से आगमन हुआ। हम उस बहस में नहीं जाना चाहेंगे कि ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, लेकिन विकास का एक होर पूरी दुनिया में था और है। समृद्धि के चरम पर जो इलाके दुनिया में पहुंचे हैं, आप देखेंगे कि कोरोना का विस्फोट वहां से हुआ। तब कोरोना को देखने का नजरिया क्या होगा हमारा? क्या इतना हम ये कह सकते हैं कि कोरोना उन्हीं इलाकों में पैदा हुआ, उन्हीं इलाकों से विस्तार हुआ जहां समृद्धि और आज की सभ्यता अपने चरम पर है। विज्ञान ने हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं। तकनीक का एक बड़ा विस्फोट हुआ है दुनिया में, और ये कोरोना के पहले ही विस्फोट हुआ है। दुनिया भर की सूचनाएं, सारी जानकारी हमको मिलती है, आपको मिलती है, सबको मिलती है। तकनीक ने ये सुविधा प्रदान किया है मानवीय समाज को। तो मानव समाज के लिए एक लक्ष्य रखा गया, विकास, चरम विकास, उच्चतम विकास, अधिकतम विकास। और ये विकास के जो सपने आए, उसके जो अर्थ गढ़े गए, उसका जो ढांचा निर्मित किया गया पूरी दुनिया में, उसमें देखा गया कि ये पूरा का पूरा ढांचा मुनाफा आधारित है। उसमें देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा उपभोग की बात कही गई। तो उपभोग और मुनाफा, ये दो कारक तत्व दिखते हैं जिसके आधार पर हमने पूरी दुनिया में एक उत्पादन तंत्र विकसित किया। तकनीकी आधारित, विज्ञान आधारित, और जिसे हम लोगों ने औद्योगिक सभ्यता भी नाम दिया। उद्योगों पर हमारे जोर हुए, हमने अपनी सहूलियत के लिए ढेर सारी चीजें बनाई, कृत्रिम चीजें बनाई, ऐसी चीजें बनाई जिसमें से बहुत सारी चीजों का उपभोग हम कृत्रिमता से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ रहकर भी कर सकते थे। खासकर खान पान के मामले में, रहन सहन के मामले में, उठने बैठने के मामले में, एक दूसरे से संवाद करने के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक आदेश के क्षेत्र में, समाज संचालन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तमाम चीज़ों में, यहाँ तक कि युद्ध से लेकर हिंसा के नियंत्रण के संदर्भ में हमने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिस समाज ने अपना लक्ष्य ये माना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे और उस समाज ने जीवन का एक अर्थ प्राप्त किया, जो मेरी समझ से हो सकता है किसी मित्र को ये अच्छा ना लगे, लेकिन सच यही है कि हमने जीवन को एक अर्थ दिया और इस रूप में दिया कि खाना पीना और मौज करना ही जीवन का अर्थ है। हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति पैदा हुई, इसका परिणाम निकला, इसका ही परिणाम है कोरोना। हम ढेर सारे सवालों पर कोरोना के पहले जूझ रहे थे। दुनिया भर के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो व्यापार जगत से आते हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हों, सत्ता के क्षेत्र में हों, ये सभी के सभी कई ऐसे सवालों से जूझ रहे थे, रूबरू हो रहे थे, जिसका कोई उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। वो सवाल थे जलवायु परिवर्तन के, सवाल थे प्रदूषण के, पर्यावरण असंतुलन के, ग्लोबल वार्मिंग के, घर से लेकर नाना प्रकार की हिंसा, आतंकी हिंसा तक के। और इस सवालों में एक जो जरूरी सवाल छिपा हुआ था, वो सवाल छिपा हुआ था कि हम समृद्धि के ऊंचाई पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी, बहुमत वाली आबादी भूख से करा रही है। हमने इतनी समृद्धि प्राप्त कर ली, हमने तकनीकी को कब्जा कर लिया, लेकिन हम भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, भूख का समाधान नहीं ढूंढ सके, और करोड़ों करोड़ लोग भूख की पीड़ा में बिलबिला रख गए। आज कोरोना काल में आप जरा गौर से देखें कि ये सबके चेहरे सामने आ गए। पूरी की पूरी सभ्यता, पूरा का पूरा विकास का मापदंड, पूरा का पूरा अहंकार हमारा एक छोटे से कीटाणु ने हमें घुटनों पर ला दिया। और भूख का ऐसा बड़ा विस्फोट पूरी दुनिया में दिख रहा है, जिसका हम समाधान नहीं कर पाए पिछली सदी में, पिछले समय में। ये कोरोना काल में सब कुछ उजागर हो गया। चाहे वो धर्म की संस्था हो, राजनीति की संस्था हो, न्याय की संस्था हो, चाहे जो दूसरी अन्य मनुष्य के लिए उपयोगी संस्थाएं बनाई गई, सबों के चेहरे खुलकर सामने आ गए। और एक तरह से हमने अपने ही समाज के मेहनतकश लोगों को, श्रम को पूरी तरह से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कोरोना काल में कोरोना की बीमारी से मरने का भय और भूख से मरने का भय, इन दोनों से सामने दो दो मौत को खड़ा देखकर कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि जीवन का अर्थ बदल गया। ये जो कोरोना काल की घटना है, क्या इस पर हम पुनर्विचार करेंगे? अगर इस पर हम विचार नहीं करेंगे तो कोरोना के बाद का जो मानव जीवन है, उसमें से दो चीजें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। कोरोना से बचना है तो दूरी बनाकर जीना है, कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती हैं। कोरोना काल में हमने जो भी कदम उठाए सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, उसका कुछ अच्छा परिणाम भी निकला है। जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम कोरोना काल में हमारी नदियां ठीक हो रही हैं, प्रदूषण का स्तर नीचे आ रहा है, धरती का ताप नीचे आ रहा है, जलवायु अपने को स्थिर कर रही है। कुल मिलाकर आप देखें तो प्रकृति ने एक तरह से अपने को रीसेट किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही दुखद बातें हैं कि कोरोना काल में मानवीयता का चेहरा अमानवीयता के रूप में सामने आया है। अगर हम कहना चाहें
कि कोरोना काल एक तरह से अमानवीयता का काल हो गया है, तो वो स्वीकार करने की जरूरत होगी। और जब मैं ये बात कहता हूं तो एक बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि कोरोना के पहले चरम विकास और चरम उपभोग की इच्छा, मुनाफा आधारित रोजगार धंधे की इच्छा, ये सारी चीजें हमने पैदा की और इसके संचालन के लिए, इसकी पूर्ति के लिए पूरी दुनिया में सरकार नाम की संस्था आई। हमारे तौर तरीके से बाजारवाद का जन्म हुआ। जिस सरकार नाम की संस्था ने पूंजी निर्माण के लिए, संग्रह के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए, ज्यादा से ज्यादा उपभोग के लिए सारे तंत्र खड़े किए, बाजार को मजबूत करने का काम किया गया। बाजारवाद उसमें से हावी हुआ समाज पर। उसी बाजारवाद के सामने आज दुनिया की सरकारें घुटना टेक चुकी हैं। हम इस बात को इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कोरोना के भय, भूख के भय से अलग कहीं ना कहीं हम एक भ्रम के भी शिकार हो रहे हैं। और वो भ्रम इस रूप में आ रहा है कि पारंपरिक समाज में धर्म की जो बातें आई थी, जो बोध हमें कराया गया था, भले हम कहते रहे हों कि वसुधैव कुटुंबकम की बात, भले हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की उद्घोष करते रहे हैं, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारे लोक जीवन में वो चीजें नहीं उतर पाई। हमारे इंतजामिया ने हमको सारी चीजें नहीं दी जो उनसे अपेक्षा थी। मित्रों, थोड़ा सा हम भारतीय संदर्भ में आपसे बात करना चाहेंगे कि भारत में आजादी के दौरान एक सपने गढ़े गए थे, एक आकांक्षा लोगों के मन में पैदा हुई थी। 3 धारा उस समय भी थी, राष्ट्रवाद की धारा, समाजवाद की धारा और गांधी के प्रयोग और निष्कर्षों की धारा। क्या गांधी राष्ट्रवाद के खिलाफ थे? क्या गांधी समाजवाद के खिलाफ थे? नहीं मित्रों, उन्हें किसी से कोई बैर नहीं था। लेकिन गांधी ने अपने पूरे कार्य पद्धति में, अपनी कार्य योजना में, अपने प्रतिकार के औजारों में राष्ट्र की चेतना और समाजवादी आकांक्षा दोनों को समाहित करते हुए जो एक जीवन दर्शन दिया था, उसको उन्होंने स्वयं भी कहा था कि मेरा जीवन ही संदेश है, जो किया जा सके वही करना चाहिए। तो गांधी का एक सपना आज़ादी के आंदोलन के दौरान दिखता है। अगर इसे समझने के लिए हम मानववाद का नाम दें तो शायद थोड़ी सहूलियत होगी। क्या हुआ? सपने आगे बढ़े, काफी प्रयोग किया। गांधी ने हमें विकल्पों की तरफ इशारा किया। गांधी ने हमें बताया कि जो राजनीति है, अगर वो सिद्धांत विहीन हो जाए, केंद्रित हो जाए, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया? दुर्भाग्य से गांधी के बाद देश चलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर पड़ी, मैं किसी एक दल की बात नहीं कह रहा हूं। ये जो दलों में पक्ष विपक्ष दिखता है, यह भी एक प्रकार का भ्रम है। तो कई भ्रम आज दुनिया में कायम है। कोरोना के पहले भी भ्रम कायम किया गया था, कोरोना के बाद भी ये भ्रम कायम है और कोरोना के काल में भी ये भ्रम कायम है। तो भ्रम धर्म के कल्याणकारी चेहरे का भी है, भ्रम विज्ञान और तकनीक के कल्याणकारी चेहरे का भी है, और भ्रम इस बात का भी है कि हमने जो रास्ता अपनाया था विकास का, वो रास्ता सही था। मित्रों, इस पर विचार करने की जरूरत होगी कोरोना काल के बाद। अगर हमें भय से, भूख से और भ्रम से विकल्प की तलाश करनी होगी, तो हमें कुछ बुनियादी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा और कुछ बुनियादी चीजों को इनकार करना पड़ेगा।
अर्थनीति जैसी होगी वैसी राजनीति भी बनेगी। राजनीति और आर्थिकी से मिलकर हमारा सामाजिक तौर तरीका भी बनेगा। मानवीय सभ्यता ने अपने जीवन में कत्ल के काफी प्रयोग किए हैं, कानून के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कत्ल और कानून के रास्ते से हम उस करुणा को नहीं प्राप्त कर सके जो मनुष्य और मनुष्य को एकात्म बोध कराता है, जो मनुष्य का रिश्ता प्रकृति के साथ जोड़ता है, जो मनुष्य का रिश्ता न केवल मानव से बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत से भी जोड़ता है। हम उस करुणा को भूल गए। वो करुणा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सका। हमारी सभ्यता ने हमें सिद्धांत विहीन राजनीति दिया, हमारी सभ्यता ने हमें परिश्रम विहीन संपत्ति दिया, हमारी सभ्यता ने हमें विवेकहीन सुख दिया, हमारी सभ्यता ने हमें सूचनाओं का अंबार दिया, लेकिन चरित्रहीन ज्ञान दिया। चरित्र का मैं केवल लैंगिक संदर्भ नहीं बता रहा हूं, चरित्र के जो बहुआयामी पक्ष हैं उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। हमें नैतिकता विहीन व्यापार थमाया गया और मानवता विहीन विज्ञान थमाया गया, न्याय विहीन त्याग विहीन उपासना दी गई। ये इस तरह के जो तमाम प्रयोग हुए और ये जो हमारे जीवन का हिस्सा बना, इसमें से हम उद्घोष तो करते रहे आदर्शों की, उद्घोष तो करते रहे बहुत बड़ी बड़ी बातों की, लेकिन हमारा निजी जीवन, हमारा सामाजिक जीवन आमतौर पर इन्हीं चीजों में उलझा रहा। इसी तरह के गलत कार्यों में हम लगे रहे। कोरोना काल ने हमें इन चीजों पर एक बार पुनर्विचार का अवसर दिया है। अगर हम विचार कर सके और जिन रास्तों को पिछले 200-250 साल में हम बढ़े हैं, अगर उन रास्तों का मूल्यांकन कर सके, तो कोरोना के बाद का जो मानव जीवन बनेगा वो शायद ज्यादा स्नेहिल बनेगा, ज्यादा संवेदनशील बनेगा, ज्यादा करुणा युक्त बनेगा। अगर हम विचार नहीं कर सके, अगर इन चीजों को हम ठीक से नहीं समझ पाए, तो मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद का मानव जीवन शायद ज्यादा गंभीर होगा। क्योंकि कोरोना काल के बाद का जो मानव जीवन होगा, मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह से चीजें रास्ते पर चल रही हैं या चलाई जा रही हैं, तो कोरोना काल के बाद शायद मानव जीवन बहुत ज्यादा नशा से ग्रसित होगा, बहुत ज्यादा हिंसा से पीड़ित होगा, बहुत ज्यादा अपराध से पीड़ित हो सकता है। भूख की और भूखों की गुणात्मक संख्या बढ़ सकती है। जाना कहां था, कहां चले आए, ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है और ये हम कोरोना काल में ही कर सकते हैं। मित्रों, एक बात तो मुझे ये कहनी थी, कहीं ना कहीं मानवीय सभ्यता रास्तों से भटक गई है। कुछ ऐसे रास्तों पर हम बढ़ चले हैं जिसने हमको कोरोना के रूप में, भूख के रूप में जो भय पैदा किया है, जाति और संप्रदाय के भेदभाव को बड़ी खूबसूरती से बाजार ने अपने हित में उपयोग किया है। सरकारें बाजार के सामने घुटने टेक चुकी हैं और जो कुछ फैसले हो रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूं कि फैसला लेने में हमारी सरकारें, जब हम सरकारें कहते हैं तो उसका मतलब भारतीय संदर्भ में भी और दुनिया के संदर्भ में भी पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक और संसदीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष की अहमियत होती है। खासकर भारत में तो पक्ष और विपक्ष जो तथाकथित है, अगर आप ध्यान से देखें, गौर से इनके विकल्पों पर विचार करें, तो आप पाएंगे कि ये दोनों घुमा फिरा कर एक ही बात कह रहे हैं, कोई अलग अलग बात नहीं कह रहे हैं।
और सरकारों में तो कमोवेश ये दोनों यहाँ मौजूद हैं, जिसे हम राज्य की सरकारों में भी चेहरे तलाश सकते हैं। तो मित्रों, मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी कि कोरोना के बाद का जो मानव जीवन बनने वाला है, मेरी समझ से वो इस रूप में बनने वाला है। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है वर्तमान समृद्धि और विकास का रास्ता, जिसमें कोरोना परिणाम है। अगर हम इस रास्ते को नहीं बदले, इस पर विचार नहीं किया गंभीरता से, तो कोरोना ना तो अंतिम है और ना पहला है। इस तरह के वायरस आते भी रहेंगे। अगर ये निष्कर्ष निकल जाए कि ये प्राकृतिक है, तो प्रकृति में ये जो परिस्थिति पैदा हुई है वो इस विकास नीति के कारण हुआ है, विकास के इस मॉडल के कारण हुआ है। और अगर किसी ने इसे प्रयोगशाला में निर्मित किया है तो वह भी इस विकास के होड़ का परिणाम है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे तो दूसरे को नीचा दिखाना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए दोनों अर्थों में कोरोना एक परिणाम है, और इसी रास्ते पर अगर हम चले तो इसके बाद दूसरी अन्य खतरनाक चीज़ें भी आ सकती हैं। एक दूसरा रास्ता है जो आजमाया नहीं गया, उस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि समाज में अन्याय है, गैरबराबरी है, विषमता है, लोभ लालच है, दमन है, और इसमें जो लोग शामिल हैं उनके सामने भी आज सवाल है कि क्या उस रास्ते से, जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, हम अपने कोरोना के बाद का जो मानव जीवन है, उस मानव जीवन को लेकर जो भय निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए, हमको विकल्प तलाशना चाहिए। और विकल्प अगर हम पक्ष और विपक्ष के रोटी उलटने के रूप में ही करते रहेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। हम विकल्प निकालना चाहते हैं। इस संसदीय राजनीति का क्या विकल्प है? विकास के इस मॉडल का क्या विकल्प है? इस अर्थनीति का क्या विकल्प है? इस समाज नीति का क्या विकल्प है? इस पर हमको विचार करना चाहिए। और वो वैकल्पिक रास्ता दुनिया में है। दुनिया विकल्पहीन नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। एक बार आजमाने की जरूरत है, एक बार देखने की जरूरत है। अगर हम इसको देख पाए, इसको समझ पाए, तो बहुत सारे अवसर ऐसे निकाले जा सकते हैं जब हम मिल बैठकर बात करें। कोरोना काल में जो कुछ उपलब्धि के रूप में बताई जा रही हैं, कोरोना के बाद कैसे बचाएंगे आप? अगर हम फिर वही कुछ करते रहे, उसी तरह से हम सब कुछ सजाते रहे, तो इसको सोचना चाहिए। मित्रों, कोरोना काल में एक जो दुखद है वो ये बात है कि पूरी दुनिया में शहरों से छोटी आबादी के तरफ, छोटे शहरों के तरफ, छोटे छोटे गांव के तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। जब हम निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के नीतियों को लेकर बढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि रोजी रोजगार के तलाश में, समृद्धि के तलाश में, अपने अभाव को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग गांव से निकलकर, छोटे छोटे नगरों से निकलकर बड़े बड़े शहरों में गए थे, उस इलाके में गए थे जहां समृद्धि के टापू बने थे। इस विकास में एक जो दूसरी गंभीर बात है वो ये है कि हम विकास तो करते हैं, लेकिन विकास थोड़े से लोगों का होता है, चरम पर विकास होता है, और ज़्यादातर लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस परिस्थिति में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, इटली से जब लोग भाग रहे थे बड़े शहरों से गांव की तरफ, तो कई प्रेस ने उनसे पूछा क्यों भाग रहे हैं।
किसी ने ये नहीं कहा कि हम कोरोना के डर से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंसा के डर से भाग रहे हैं, हम नशा के डर से भाग रहे हैं, हम व्यभिचार के डर से भाग रहे हैं। तो क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलता है इस विकास का कि हमने जो अप्राकृतिक जीवन शैली अपना रखी है, कृत्रिमता पर जो हमारी निर्भरता बढ़ गई है, हम सहज और सरल जीवन से दूर हो चुके हैं, हम दिखावे के जीवन को स्वीकार कर चुके हैं, हम प्रभाव में जीना सीख चुके हैं। मैं साफ कर दूं, मैं अभाव का समर्थक नहीं हूं, लेकिन प्रभाव में भी नहीं जीना चाहता हूं। ये जो पूरा का पूरा दिखावे का जीवन, नाटकीयता का जीवन, कृत्रिमता का जीवन सामने आया है, इसका क्या विकल्प ढूंढेंगे आप? अगर विकल्प ढूंढेंगे तो आपको आबादी के छोटे छोटे इकाइयों को उत्पादन केंद्र बनाना पड़ेगा, प्राकृतिक उत्पादन पर जोर डालना पड़ेगा। क्या इतना कर देने से हो जाएगा? लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, पहले भी की गई थी, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। लेकिन जो जरूरी सवाल है आत्मनिर्भरता के इस सोच में छिपा हुआ कि किसकी आत्मनिर्भरता। अगर दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अगर भारत के करोड़ों करोड़ लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो फिर देश की आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। देश की आत्मनिर्भरता का मतलब थोड़े से लोगों की संपन्नता नहीं है। यह समृद्धि और संपन्नता बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हमको सबों को देनी पड़ेगी, और यह तभी संभव होगा जब हम उत्पादन के पूरे तंत्र में प्रकृति को शामिल करेंगे। सर्वोत्तम के विजय के बजाय हम कमजोरों के संरक्षण की बात करेंगे, प्रकृति में जो विलक्षणता है उसको बचाने की बात करेंगे, और सभ्यता की जो गिरावट सामने आई है उस गिरावट को अपने जीवन से निकाल बाहर करने का काम करेंगे। तब सूत्र ये बनता है मित्रों कि हमें एक ऐसी जीवन दर्शन की जरूरत है जो हमें परंपरा की अच्छाइयों को लेना सिखाए। हमारे पुरखों ने कहा था, आनो भद्रा, आने दो, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। दुनिया में जो भी सदाचार की बातें हैं, अच्छाई की बातें हैं, उसे स्वीकार करो। तो हमारी परंपरा में भी अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको लेना चाहिए, और आधुनिक जीवन में भी, तकनीक में भी, विज्ञान में भी कोई अच्छी बातें हैं तो उसको भी लेना चाहिए। लेकिन परंपरा का भ्रम हो या परंपरा का अंधविश्वास हो, आधुनिकता का भ्रम हो या आधुनिकता का अंधविश्वास हो, इस दोनों से हमें लड़ना पड़ेगा। मित्रों, पिछले 30-40 सालों में जब मजदूरों की एकता दुनिया में बनी, बड़े उथल पुथल हुए, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, सामाजिक रूप से कमजोर लोग सामने आए और हिम्मत से कहा कि ये दुनिया हमारी भी है, ये देश हमारा भी है, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी कबूल करो। तो श्रम का सीधे शोषण करना थोड़ा सा कठिन हुआ। तो दुनिया के जो मुनाफा के कमाने वाले लोग थे, मुनाफा आधारित उद्योग धंधा और व्यापार चलाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से संप्रदाय के, जाति के, क्षेत्रीयता के, लिंग के, आतंक के, तमाम प्रकार के जो तंत्र थे उसका खूबसूरती से इस्तेमाल किया। और इस इस्तेमाल का परिणाम ये निकला कि आज सरकारें बाजार के सामने घुटना टेक चुकी हैं। अतिशयोक्ति ना हो तो कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि सरकार और बाजार में एक समझौता हो गया है और जनता एक तरह से
सरकारों की मोहताज हो गई हैं। अगर हमने इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया तो कोरोना काल के बाद हम देखेंगे कि ये ताकतें हमको फिर से गुलाम बनाने को तैयार हैं और गुलामी का शिकंजा और बढ़ने वाला है। प्राकृतिक संसाधनों के लूट का जो सिलसिला चला है, शायद उस पर भी नज़र हो तो हमको उस पर भी विचार करना पड़ेगा। सत्ता और संपत्ति लोगों के हाथ कैसे जाए, छोटी छोटी इकाइयों के स्तर पर उत्पादन और वितरण की व्यवस्था कैसे बने, लोकल गवर्नेंस कैसे मजबूत हो, ये हमारे लिए एक टास्क है। और कोरोना काल के बाद का जो मानव जीवन बनेगा, उस मानव जीवन में कठिनाई इस रूप में भी सामने आ सकती है कि हमें अन्याय के प्रतिकार में जो पुराने तरीके थे उन तरीकों पर पाबंदी लगा दी जाए, असहज कर दिया जाए। तब हम क्या करेंगे? तब हमको नए संघर्ष के भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मित्रों, ये सारी परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कोरोना के बाद का जो मानव जीवन है वो कठिन जरूर है, लेकिन उस समय दो रास्ते हमारे पास होंगे। एक रास्ता जो पुराना चला आ रहा है, या तो हम उसको अगर जारी रखेंगे तो हमारी गुलामी, हमारी तकलीफ़ें, हमारे संसाधनों की लूट ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक दूसरा रास्ता है कि अगर हम सत्ता और संपत्ति के, न्याय के, प्रचार के, प्रसार के, रहने सहने, खाने उठने बैठने, इन तरीकों को बदलेंगे, प्रकृति के साहचर्य में जाना स्वीकार करेंगे, प्रकृति के साथ हम सहयोग करना स्वीकार करेंगे, तो हम शासन की, उत्पादन की, वितरण की, उपभोग की और विनिमय की ऐसी पद्धति बना सकते हैं जिसमें सबों के लिए जगह होगा, सबों की भागीदारी होगी और सबों की हिस्सेदारी होगी। हम उद्योग धंधे के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उद्योग धंधे लगेंगे, जो जरूरी उद्योग होंगे लगाने पड़ेंगे हमें। हम ग्लोबल होड़ से भी नहीं बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब साफ करना चाहिए। दुनिया में लीकर इंडस्ट्री का, हथियार के उद्योग धंधे का बड़ा जोर है। क्या हम भी उसी रेस में जाना चाहते हैं? नहीं मित्रों, भारत से दुनिया ये आशा नहीं करती है। भारत से दुनिया विकल्प तलाश रही है। एटम बम नहीं मांग रही है दुनिया भारत से। दुनिया भारत से विचार का बम मांग रही है। क्या हमारी तैयारी है उस पर चिंतन मनन करने की, उसको गढ़ने की? क्या हम ये हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि आने वाले जो औद्योगिक नीति बनेंगे, उस नीति में जो सिद्धांत तय किए गए हैं, संसाधन की जो परिभाषा करी गई है, जिसमें जमीन भी संसाधन है, मानव श्रम भी संसाधन है और पूंजी भी संसाधन है, तकनीक भी संसाधन है, तो संसाधनों के आधार पर क्यों नहीं सबों की हिस्सेदारी और लाभ में भी इसका हिस्सा तय किया जाएगा, हिस्सेदारी दी जाएगी। हर व्यक्ति अपनी क्षमता भर काम करेगा, आवश्यकता भर उपभोग करेगा। ये सिद्धांत क्यों नहीं बनाए जाएंगे? तो सत्ता और संपत्ति के वितरण का कोई रास्ता क्यों नहीं तलाशा जाएगा? अगर आप नहीं तलाशेंगे तो मेरी बहुत साफ समझ है कि आने वाले मानव जीवन में संकट और बढ़ने वाला है, अन्याय और दमन बढ़ने वाला है, लोकतांत्रिक अधिकार कम से कम होने वाले हैं। इस बात को लेकर आज चिंतन मनन की जरूरत है, और इस समझ के साथ कि आज दुनिया में पक्ष और विपक्ष नहीं है। जिनको लगता है कि आज दुनिया में अन्याय है, शोषण है, भूख है, बीमारी है, अशिक्षा है, इन सारी चीजों का जो विकल्प तलाशना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक विकल्प देने की भी हिम्मत करनी पड़ेगी और हिम्मत के साथ कहना पड़ेगा कि हमाम में नहीं, सरेआम ये सारे लोग नंगे हो चुके हैं और राजनीति के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और ये अमानवीयता कोरोना काल में दिखा है,
खास करके मजदूरों के पलायन के मामले में दिखा है। क्षमा करेंगे, मैं किसी एक की निंदा नहीं कर रहा हूं। मुझे वो अमानवीयता महाराष्ट्र में भी दिखा है तो उत्तर प्रदेश में भी दिखा है, बिहार में भी दिखा है तो राजस्थान में भी दिखा है, दिल्ली में भी दिखा है तो छत्तीसगढ़ में भी दिखा है, त्रिपुरा में भी दिखा है तो केरला में भी दिखा है, और पूरे देश में भी दिखा है, बंगाल में भी दिखा है। और यहाँ ये तथाकथित पक्ष और विपक्षी बैठे हुए हैं। मित्रों, बात कठिन है, बात थोड़ी दम्भी हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि अव्यवहारिक बात है, लेकिन अगर हम अव्यवहारिक मानकर ही विकल्प निर्माण में नहीं जुटेंगे तो शायद हम कोरोना के बाद का जो मानव जीवन बनने वाला है उस मानव जीवन को लेकर भी गंभीर फैसला नहीं ले पाएंगे। फैसले थोड़े से चिंतन मननशील लोग ही लेते हैं। चिंतन मननशील लोगों को, संघर्षशील लोगों को, जिन्हें सबकी चिंता हो, ऐसे तमाम लोगों को आपस में तौर तरीका बनाना पड़ेगा। ये मेरी समझ है कि कोरोना के बाद का मानव जीवन दो राहे पर खड़ा है। एक रास्ता सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, वसुधैव कुटुम्बकम का है, और दूसरा रास्ता खाओ पियो और मौज करो का है, लूट और खसोट का है, हिंसा का है, प्राकृतिक असंतुलन का है, ग्लोबल वार्मिंग का है। और तब हम पूंजी के पाप के घेरे में होंगे, तब हम धरती के ताप के घेरे में होंगे, और तब हम जनसंख्या के संताप से भी पीड़ित होंगे, और तब हम घरेलू हिंसा से लेकर नाना प्रकार की हिंसा के श्राप से भी शापित होंगे। तो ये दो रास्ते हैं हमारे सामने। कोरोना काल में हमको अपने मन को और तन को इस तरह तैयार करने की जरूरत है कि कोरोना काल के बाद, मुझे नहीं पता ये काल कब तक चलेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोग लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के दौरान हमको छोटी आबादी के इकाइयों से शुभ संकेत मिले हैं, अच्छे संकेत मिले हैं। जिन गांवों को हम लोगों ने वर्षों से असभ्य कह रखा था, अशिक्षित कह रखा था, उन गांवों ने कोरोना काल में भी जो करके दिखाया है वो अनुकरण करने योग्य है। हम लॉकडाउन में भी दारू के लिए सड़कों पर नाच रहे थे। गांव के लोग अपने अपने गांव की घेराबंदी करके थोड़ी सी गलतियां और अमान्यता को अगर छोड़ दिया जाए, दरकिनार किया जाए, तो कमोवेश गांव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम क्वारंटाइन भी ठीक से कर सकते हैं, हम आइसोलेशन का भी पालन कर सकते हैं, हम लॉकडाउन का भी पालन कर सकते हैं, और हम कोरोना से कम संक्रमित भी हो सकते हैं। ये आपके सामने तथ्यगत प्रमाण आए हैं, इस पर गौर करिए। और हमें गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसी छोटी छोटी इकाइयों को पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसको सूत्र में अगर हम इस रूप में कहें कि गांव की सत्ता गांव के हाथ, नगर की सत्ता नगर के हाथ, इस तरह की संकल्पना अगर कर सके, अगर हम ग्राम सभा को मजबूत कर सके, नगर सभा को मजबूत कर सके, शिक्षण की, राजनीति की, इस तरह की पद्धतियां अगर हम विकसित कर सके, केंद्र से बहुत सारे जो अधिकार हैं उसे नीचे तक बिखेर सके, तो शायद हम इस दूसरे रास्ते से एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें आज के समाज से, कोरोना के पहले के समाज से, कोरोना के काल के समाज से कम परेशानी होगी, ज़्यादा आनंद होगा। और शायद हम सब की बेचैनी, आपकी बेचैनी ऐसे ही समाज को बनाने की है, गढ़ने की है, जिसमें कार्य आनंद का स्रोत बने, हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सबों की भागीदारी, सबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। तो मित्रों, अंतिम तौर पर यह है कि कोरोना के बाद आपको दुनिया की अर्थनीति का, दुनिया में चल रही इस राजनीति का विकल्प तलाशना ही पड़ेगा। अगर नहीं तलाशेंगे तो जो नई संस्कृति पैदा हुई है, जो नई सभ्यता पैदा हुई है, जो नया बाजार पैदा हुआ है, और जो नए सरकारी तामझाम पैदा हुए हैं, वो कहीं से भी मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की समझ से बाहर हैं, और आप उनके लिए एक संसाधन हैं, औजार मात्र हैं। इस बात को गंभीरता से आप समझेंगे। आपने मुझे इतने देर तक गौर से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः
जब कभी विस्तार से कुछ राय करने का अवसर हो तो आप हमें आदेश करेंगे, मेरी सेवा हाजिर रहेगी। इस तरह के प्लेटफॉर्म से इससे ज़्यादा बात करना शायद संभव ही नहीं होगा। आपने मेरी बात को थोड़ा भी अगर समझा होगा और इस पर कोई आगे संवाद बन सके, हम आपके कृतज्ञ होंगे। आपने मुझे अवसर दिया, फोर्थ पिलर ने मुझे अवसर दिया। आप सबको पुनः पुनः हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।